खाली हो जाता था। और मजाक मजाक में जनसंख्या विस्फोट हमारे यहां इतना ज्यादा। और दुनिया का पहला देश जिसने जनसंख्या नियंत्रण की कानूनी नीति बनाई थी, हंसोगे, पागल हो जाओगे, दुनिया का पहला देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण की आधिकारिक सरकारी नीति बनाई थी। अगर मैं किसी को बात बताऊं, पेट पकड़ पकड़ रगड़ेगा आप भैया। मतलब ये ऑफिशियल था हमारे यहां कि हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। और जिस साल हमने नीति बनाई, 20 साल के अंदर हम जनसंख्या विस्फोट कर बैठे। जिसको नहीं भी याद आ रहा था उसको याद आ गया, अरे यार, हाँ यार, ये हमारी स्थिति है। उठा के देखना, 70s 80s का जो दशक है हमारे लिए, वो जनसंख्या विस्फोट का साल है हमारा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मतलब भारत भी परेशान हो गया, कहां से इतने लोग आ गए यार। जनसंख्या विस्फोट का साल कहा जाता है उसको, और वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो हमने कुछ नया एक वर्ड यूज किया, डेमोग्राफिक, सो कॉल्ड डिविडेंड। हमें समझ में नहीं आ रहा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफी कहते हैं, डिविडेंड वर्ड के लिए बहुत लंबा प्रोसेस है। तो शाम की क्लास पढ़ा रहा तो ये क्वेश्चन पूछा मैंने, कहा बता दंगे कौन कर रहा है? चचा, बस कौन चला रहा है? चला तो बस, माल तो खत्म कर दो। कोई ऐसा तो नहीं कर रहा है ना? आतंकवादी संगठनों में किसकी भर्ती हो रही है? पत्थर कौन चला रहा है? आगजनी कौन कर रहा है? महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कौन कर रहा है? चचा कर रहे हैं? हैं? नहीं कर रहे ना, यूथ ही कर रहे हैं। तो अगर वो डेमोग्राफी है तो ये क्या है फिर भाई? ये क्या है? कश्मीर से आतंकवाद के लड़ने में उतना पैसा नहीं खर्च हो रहा जितना 2 दिन के दंगे में हमारे यहां बसें जला देते हैं, संपत्ति जला देते हैं, उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो ये कहां से आ रहा है? ये हमें समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में अपने प्रतीकों को हमें बदलना पड़ेगा। रूढ़िवादिता बड़ा गहरा शब्द था, ये हमारे आचार विचार, हमारे व्यवहार, इन सब के अंदर बैठा हुआ है। तो जब आपके अंदर ये बैठा हुआ है, आपको ये पता है कि अगर मैंने अच्छा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ लिया, अच्छी अंग्रेजी सीख गए, तो फॉरेन की किसी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाएगी। पूरे भारत का यही खेल है। हम पूरी दुनिया को बताते हैं इंडियंस आर नाउ इन सिलिकॉन वैली, व्हाई आर नॉट इन इंडिया? सवाल का दूसरा एक पक्ष दे दो कि वी इंडियंस आर इन डोमिनेटिंग इन द सिलिकॉन वैली, सो व्हाई नॉट सिलिकॉन वैली इंडिया में क्यों नहीं है? मेरे क्वेश्चन का एक जवाब दो। हम उनकी कंपनी में जाके काम करके उनका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना। बिल गेट्स तो कहीं आराम से बीच पे पड़ा होगा, उसके बग्स हम हटा रहे हैं ना। और हमारी किसी ने पीठ थपथपा दिया, इंडियंस आर गुड, हमारा इंडियन का बड़ा जोश आ गया, जलवा आ गया। हम सोच नहीं पा रहे, कंपनी हमारी नहीं, हम कंपनी के नौकर हैं यार। क्योंकि ये बहुत पीछे से मानसिकता आ रही है हमारी। और हम कौन है? हम जरा थोड़ा सा पीछे पलट के देख लें तो हमारे बारे में दुनिया कहती थी, अरे यार सोना चांदी सब कुछ तो ये खींच लिया, सब कुछ तो भारत बनाता है। मेटलर्जी हमारी, कॉटन हमारा, आर्ट एंड आर्किटेक्ट हमारे, मूर्तियां बनाने की विशेष कलाएं हमारे पास, खगोल हमारा, मैथमेटिक्स हमारा, साइंस हमारा। और आज हम किसी दूसरे कंपनी में जाके अगर कोई हमें कुछ हायर पोस्ट दे देता है, पूरी दुनिया में ऐसी चर्चा होती। मानसिकता जरा देखो, हम कंपनी के मालिक नहीं, हम कंपनी के नौकर हैं। कोई दूसरा कंपनी का मालिक होगा, हटा के बाद पराग अग्रवाल का देखो ट्विटर पे, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा, अगले दिन फायर। तो मालिक तो कोई और, मालिक तो अमेरिकन है ना, इंडियन तो नहीं है ना मालिक, इंडियन मालिक नहीं है ना। हम बड़ा खुश होते भारतवंशी फलाने देश का ये हो गया, अरे वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। अगर ऋषि सुनक यहां काम कर रहे होते तो G20 से पहले वो जो है ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन कर लिए होते। आपको पता होगा कि ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था, उसके देश में जो है दबाव पड़ गया कि ऋषि सुनक जो है वो कुछ गलत करे, जल्दबाजी करे, कैंसिल कर दिया। पढ़ो जरा। तो वो सिर्फ भारतीय है, काम अपनी कंट्री के लिए कर रहा है वो। ये बड़ी दिक्कत है। तो आखिर इसका मतलब क्या? वो कहते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि बहुध्रुवी विश्व है। तो बहुध्रुवी विश्व का मतलब कि दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी बहुध्रुवी हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि जो विश्व राजनीति है वो भी क्या है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। तो ये कहते हैं कि इस वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, मल्टीपोलर बहुध्रुवी विश्व की जो विश्व राजनीति है, उसके पास बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब जरा मैं तुम्हें आज की खबर से समझाऊंगा तो तुम्हें मजा आएगा कि इस चैप्टर में क्या है। तो वो कहते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि विभिन्न विचार हैं यहाँ पे। अब विभिन्न विचारों को समझाने के लिए अगर मैं ये बुक पढ़ाता तो तुम्हें नहीं समझ पाता, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। इसके लिए मैंने कुछ अपने एग्जाम्पल ले लिए, चलिए हम बात करते हैं। तो कहते हैं एज अ कंट्री वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली। कहते हैं एज अ कंट्री, फिर वही याद है गोथे का स्टेटमेंट, याद है गोथे का स्टेटमेंट का, उसी का ही एक्सटेंशन। एज अ कंट्री, एक राष्ट्र के रूप में, वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने राष्ट्र के ही अनुरूप बात करना होगा
और संबंध बनाने होंगे। लिखो, बड़ी खूबसूरत बात है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव, यानी विभिन्न विचार से क्या तात्पर्य है? विभिन्न दृष्टिकोण चाहिए हमें आज की दुनिया में। हम पुराने दृष्टिकोण, आप किसी एक नेता के बड़े बड़े भक्त हैं, मान लीजिए एक नेता, अरे सारे इंस्टीट्यूट उनके नाम पे हैं, तो वो नेता का समय काल अलग था, उन्होंने जो अपने समय किया उसकी अपनी एक खास बात है। लेकिन आज तुम उस नेता के वंशज हो, उस नेता के परिवार से आ रहे हो, तो आज तुम उस पॉलिसी को लेके नहीं चल सकते, क्योंकि आज दुनिया बदल गई। अभी तुम्हें बहुत अच्छे एग्जांपल समझाऊंगा। तो कहते हैं एज ए कंट्री वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली, कि एक राष्ट्र के रूप में, अब बड़ी खतरनाक बात फिर वहीं मैंने कर दी, जैसे लाइव एड्स पे हमने बात की थी, एज अ कंट्री हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, एज अ कंट्री, यानी वी नीड टू टॉक एंड एंगेज अकॉर्डिंगली, हमें उसी के अनुरूप बात करना होगा और संबंध बनाने होंगे। लेकिन सवाल है, संबंध कौन बना रहा है? कंट्री। कंट्री की नीड्स के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर तुम्हारे विचार कोई और ड्राइव कर रहा है, तुम किसी और के विचारों से प्रभावित हो, तो तुम क्या होगा? अपने अकॉर्डिंग बातचीत नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और भारत इससे बड़ा ग्रसित रहा है। फॉरेन के बनाए, यूरोपियन के बनाए गए इंस्टीट्यूशन के पीछे हम इतना भागते थे कि कैसे मौका मिल जाए हम उसमें एंट्री कर जाएं, वो हमारी पीठ पर हाथ रख दे, क्योंकि मालिक का हमें एक वो आता था कि मालिक हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम कोई इंडिविजुअल डिसीजन, हम कोई डिसीजन लेते थे, पुराने अखबार उठा के देखो, तो अगर वेस्टर्न ने उसमें भौएं सिकोड़ दी, हमारे देश के लोग लिखना शुरू कर देते थे, हमारे देश के लोग लिखना शुरू कर देते थे कि इंडिया शुड नॉट डू दिस, इंडिया शुड नॉट, जो है उसको, विदेशों को, पश्चिम को नाराज नहीं करना चाहिए। बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट आया, ट्वीट आया है, पढ़ लो जरा अभी, ताकि आगे बात समझ में आएगी। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए एक बड़ा छोटा सा इसमें ट्वीट आया है, मैं एक्चुअली यही पढ़ता हूं अखबार में। हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है, ये डी मुथुकृष्णन का ट्वीट है। हमें एक मजबूत केंद्र सरकार की जरूरत है। ये मत भूलिए कि केंद्र में एक मजबूत सरकार के बावजूद हमें कृषि सुधारों और स्टारलाइट जैसे मुद्दों से पीछे हटना पड़ा। आपको पता है कि भारत के किसानों को सुधारने के लिए कृषि कानून बहुत जबरदस्त है, लेकिन इतनी मजबूत सरकार, बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी उसको पीछे हटना पड़ा। आगे बहुत लेकर, देश को तोड़ने के लिए भीतर और बाहर शक्तियां सक्रिय। मैंने आपको पहले बताया था कि देश को अंदर की ताकतों से बहुत ज्यादा खतरा है। वो जो वैचारिक आंदोलन क्रिएट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, भारत के विरोध में भारत सक्रिय ना हो सके, इसके लिए वो